हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज इस वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थायराइड ग्लैंड इज़ रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। आपको पता है कि जो ह्यूमन है या जो मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, वो एंडोथर्म्स होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो वो जो मेंटेनेंस है वो किसके थ्रू होता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है T3 और T4 हार्मोन, उसके थ्रू होता है। ठीक है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस सेंस करता है कोल्ड को। हाइपोथैलेमस कोल्ड सेंस करता है। कोल्ड क्या करता है? एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को, जिससे वो सिक्रेट करता है TRH। TRH एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और वो क्या रिलीज़ करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि वो सिंथेसाइज करता है और रिलीज़ करता है T3 एंड T4 हार्मोन, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। T4 क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है और ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है और T3 एक्टिव फॉर्म है। थायराइड ग्लैंड से T3 भी सिंथेसिस होता है। इसके साथ ही थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन भी सिक्रेट होता है। कैल्सीटोनिन जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ओके, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओरिजिन थायराइड ग्लैंड का क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंडोडर्म। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन कौन सा जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, तो आपको याद रखना है एंडोडर्म। Then it is the largest endocrine gland and it is located on the either side of the trachea. हमने डायग्राम देखा हुआ है, मैं यहाँ छोटा सा कहीं पे लगा दूंगी डायग्राम। ट्रैकिया के पास रहता है एंड राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। उसके बैक साइड में क्या होता है? पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं और उससे क्या रिलीज होता है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, देन राइट एंड लेफ्ट लैटरल लोब प्रेजेंट होता है, जो दोनों कनेक्टेड होता है एक दूसरे से बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज isthmus. स्टूडेंट, आई हैव इंक्लूडेड ऑल द NCERT कॉन्सेप्ट ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि आपका NCERT का जो NCERT में जो दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड के बारे में वो मिस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उस सम पॉइंट को भी, वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है इसमें, और जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। ओके, सो थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड होता है बाय द फॉलिकल्स। ये जो है वो फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये जो है ब्लैक कलर के बनाया मैंने, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। ये C सेल्स है जो कि कैल्सीटोनिन सिक्रेट करता है। पैराफॉलिकुलर सेल डिफरेंट फंक्शन है इसका। ये C सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। स्ट्रोमा है, ब्लड वेसल्स और अदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनका जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं, उसमें क्या फील्ड होता है? कोलॉइड फील्ड होता है। ठीक है, और ये जो है इसे हम कहते हैं लैक्यूनी। लैक्यूनी क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन में काम करता है। जो T3 होगा ना वो यहाँ पे बनेगा और वापस ये रीएब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो ब्लड में भेज देगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। So small amount of loose connective tissue forms stroma. This is our stroma and it has a parafollicular cell, जिसे C cell भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? पैराफॉलिकुलर सेल या C cell. देन थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टोर कर सकता है बहुत लार्ज अमाउंट में हार्मोन, और कितने दिन तक? अराउंड 2 मंथ। ठीक है, एंड इट किसके रिस्पॉन्स में थायराइड हार्मोन बनता है और रिलीज होता है? इन रिस्पॉन्स ऑफ द TSH विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या बनाएगा? थायरॉक्सिन, जिसे हम T4 कहते हैं, और ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसे हम लोग T3 कहते हैं। देन थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन का जो
प्रोडक्शन है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे जब होता है तब ये रिलीज होता है या नहीं रिलीज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं T3 और T4 का सिंथेसिस कैसे होता है। ओके, सो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो है ये वाला पार्ट इधर वाला ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ ब्लड वेसल्स है। देन ये जो है वो हमारा फॉलिकुलर सेल है और इधर वाला पार्ट क्या है, कोलॉइडल वाला पार्ट है। ये वाला जो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था ना, तो ये क्या था, कोलॉइड था। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट है और इधर क्या है, ब्लड है। तो इसी को जूम करके हमने ऐसा बनाया है, ठीक है। तो हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं TSH रिसेप्टर। TSH रिसेप्टर एक तरह का GPCR रिसेप्टर है जो कि मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहलाता है, ठीक है। यहाँ हमें क्या पता चलता है कि TSH रिसेप्टर GPCR काइंड ऑफ रिसेप्टर है जिसे हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जब लीगेंड दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बाइंड होगा तो मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आएगा, ठीक है। अगर कोई रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है और उससे मेटाबॉलिक चेंजेस आता है या कोई किसी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या कोई एंजाइम एक्टिवेट होता है तो हम उसे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले TSH कहाँ से रिलीज हो रहा है बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी से। जब एंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज़ कर रहा है और TSH आके बाइंड किया कहाँ पे, TSH का रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द फॉलिकुलर सेल। तो ये क्या कॉज कराता है, इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। क्या करता है, टायरोसिन प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। टायरोसिन प्रोटीन क्या, एक तरह से सिक्रीटरी प्रोटीन है जिसका सिक्रीशन होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, सिक्रीशन हो रहा है। तो टायरोसिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद, यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे। उसके बाद ये जो है एक्सोसाइटोसिस इसका कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस किधर की तरफ किया गया, कोलॉइड की तरफ किया गया। एक्सोसाइटोसिस होगा किसका, थायरोग्लोब्यूलिन का। थायरोग्लोब्यूलिन का प्रिकर्सर कौन है, टायरोसिन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर कहा जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर कौन सा प्रोटीन है तो हम कहेंगे टायरोसिन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे टायरोसिन्स लगे हुए हैं थायरोग्लोब्यूलिन में। अब आप ये तो किसका सिंथेसिस हुआ, थायरोग्लोब्यूलिन का सिंथेसिस, किसके रिस्पांस में, TSH के रिस्पांस में। साथ ही साथ जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं, सॉल्ट खाते हैं, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में सॉल्ट होता है ना, आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं तो सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्लड में जब आयोडीन है वो किस फॉर्म में है, वो है रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा चार्ज है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो उसको जाना है सेल के अंदर, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकता, तो वो किसका हेल्प लेता है, सोडियम का। क्यों? क्योंकि सोडियम का अंदर में ग्रेडियंट कम है और सोडियम बाहर ज़्यादा है। हमें पता है हर सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है। तो सोडियम ऑटोमेटिकली इंटर करता है किसको साथ लेके, देखो ये तो इंटर कर रहा है तो ये ग्रेडियंट के थ्रू इंटर कर रहा है, तो ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की तरह आयोडीन इंटर कर जाता है। क्लियर? ये चैनल का नाम क्या है, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, ठीक। आयोडीन इंटर करा और किस तरफ से, इस साइड से, जो ब्लड के बाद वाला रीजन है। फिर कोलॉइडल रीजन में वो जाता है थ्रू द पेंड्रिन चैनल। कौन जाता है, आयोडीन। रिड्यूस्ड आयोडीन पेंड्रिन चैनल के थ्रू कोलॉइड में जाता है जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो टायरोसिन था, यहाँ पे जो टायरोसिन लगा था ना, वो किसके साथ कॉन्जुगेट कर जाता है, ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन के साथ कॉन्जुगेट कर जाता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? जब ये कॉन्जुगेट बनता है आयोडीन और थायरोग्लोब्यूलिन का, तो वो वापस से एंडोसाइटोसिस होता है उसका इनटू द फॉलिकुलर सेल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेसाइकल, एंडोसाइटोसिस्ड वेसाइकल है। वेसाइकल में कौन प्रेजेंट है, हमारा थायरोग्लोब्यूलिन विद द आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटियोलाइसिस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। प्रोटियोलाइसिस होने के बाद ये जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है और जो T2 है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस। फिर इसका क्या किया जाता है, एक्सोसाइटोसिस किया जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या आता है, T3 और T4 हार्मोन प्रेजेंट होता है। क्लियर। एक बार इसको फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले TSH रिसेप्टर से बाइंड करता है, देन इट कॉज द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द टायरोसिन प्रोटीन, देन थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, सेम चीज़ टायरोसिन जो है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर दूसरे इस वे में हम लोग देख रहे हैं कि आयोडीन का एंट्री होता है विद द सोडियम थ्रू द सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, एक ही तरफ आ रहे इसलिए सिम्पोर्टर, और आयोडीन कोलोइडल फॉर्म में जाता है, किधर, कोलोइडल फॉर्म में नहीं, कोलोइडल साइड में जाता है, किधर, किस फॉर्म में जाता तो है, रिड्यूस फॉर्म में, लेकिन वो जुड़ता कैसे है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जुड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन ब्लड में किस फॉर्म में रहता है, तो ब्लड में रहता है नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, और रिड्यूस्ड फॉर्म में। और हमारे जो कोलोइड है और जुड़ता जब है वो थायरोग्लोबुलिन से, तो किस फॉर्म में जुड़ता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जुड़ता है, ठीक है। ये दो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एंडोसाइटोसिस हुआ, यहाँ पे प्रोटियोलाइसिस हुआ और फिर ये एक्सोसाइटोसिस होकर ब्लड स्ट्रीम में वापस आ गया। सो स्टूडेंट, आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। ये मैंने डिस्कस कर लिया है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। TSH बाइंड टू TSH receptor, then gene expression of secretory protein takes place, and then it packed with in a vesicle, that is a thyroglobulin protein, and it released into the colloidal fluid. Okay, यहाँ तक एक कहानी हुई। दूसरी कहानी यहाँ होती है कि iodine in the reduced form diffuses into follicular cell with sodium through the sodium iodine symporter. कहाँ पे, into the follicular cell. Then iodine move out into the colloidal fluid through the pendrin, देखा है हमने, pendrin के थ्रू जाता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है by the thyroid peroxidase, and then it will conjugate with the thyroglobulin, then it is reabsorbed into the follicular cell with endocytosis vesicle, किसके थ्रू, जो हमने लैक्यूनी देखा था ना उसके थ्रू, देन उसका प्रोटियोलाइसिस होता है एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू T4 T3 फॉर्म, देन एक्सोसाइटोसिस होता है उसका एंड इट goes into the blood. Okay, so let's discuss about the function of thyroid hormone. So जो भी T4 T3 बना है, ठीक है, बनने के बाद वो कहाँ जाता है, हमेशा T3 का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता है। ये सपोज करो सेल है, तो जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे GPCR था, तो सेल मेम्ब्रेन पे TSH का रिसेप्टर था, लेकिन T3 हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता है, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होगा, जिस जीन का एक्सप्रेशन ये करवाना चाहता है उस जीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मान लो ये जीन ए है, सपोज ये जीन ए है और इस जीन ए का हमें एक्सप्रेशन करवाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, थायरॉक्सिन रिसेप्टर बैठा है। थायरॉक्सिन रिसेप्टर T3 की एब्सेंस में क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे ही T3 इसके साथ बाइंड होता है ये एक्टिव हो जाता है और किसकी तरह काम करने लगता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने लगता है, और फिर ये जीन ए का क्या कराएगा, एक्सप्रेशन, जिससे क्या बनेगा, HAT को क्या कहते हैं, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि हिस्टोन पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही हिस्टोन पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, हिस्टोन पे जैसे ही एसिटाइल ट्रांसफरेज ग्रुप हिस्टोन पे जैसे ही एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, हेट्रोक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूक्रोमेटिन में, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन हमें पता है ना कि इनका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि यूक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। समझ में आया। तो एक चीज़ यहाँ तक पे ध्यान रखना है क्या, कि थायरॉक्सिन हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, नॉट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, या फिर यहाँ पे भी
प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ जीन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन क्या करवाता है, हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करवाता है। जीन का एक्सप्रेशन होगा और वो बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहला फंक्शन हम अगर देखें तो ग्लाइकोलाइटिक जीन एक्सप्रेशन, मतलब वो सारे प्रोटीन्स का प्रोटीन्स बनाने वाले जीन का एक्सप्रेशन करेगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इन्वॉल्व है, ठीक। देन जब अर्ली डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उस टाइम पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, T3 हार्मोन। ग्रोथ में क्यों चाहिए होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, उसके साथ इंसुलिन और साथ में T3 हार्मोन मिल के क्या करता है, नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम का ग्रोथ करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। ये कैसे करता है, जब ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिविटी इंक्रीज होती है। हीट कैसे जनरेट होगी बताओ, ये तो सोचने वाली बात है कि ग्लाइकोलाइसिस बढ़ेगा तो एटीपी बढ़ेगा और एटीपी बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हीट जनरेट हो रहा है। तो एटीपी से जो हीट बनता है और उसके वजह से जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे हम क्या कहते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब एटीपी से टेम्परेचर बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर, इतनी सारे फंक्शंस तो पढ़े आपने। ये यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे देखो होता क्या है, हमने बताया था कि कोल्ड जो है, सपोज करो कि किसी को बहुत ठंडा लग रहा है, आपने देखा होगा कि जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिन्हें T3 कम रिलीज होता है, वो कोल्ड इंटॉलरेंस होते हैं, उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो कोल्ड क्या करता है, एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को, जिससे कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। TRH किस पे काम करेगा, TRH काम करेगा एंटी पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है TSH क्या करता है, TSH जाके थायराइड को एक्टिवेट करता है। थायराइड का क्या काम है, थायराइड बनाता है T4 भी बनाता है जो बाद में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 क्या करवाता है, ग्लाइकोलाइसिस करवाता है। और ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, टेम्परेचर, एटीपी बनेगा, ऑब्वियस है। एटीपी जब यहाँ पर एटीपी बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगा, तो अब तो कोल्ड है नहीं, तो हीट जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को इनएक्टिव कर देगा। समझ में आया। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। कोल्ड है तो ये सारा पाथवे चलेगा और जैसे ही हीट होगा ये हाइपोथैलेमस को इनएक्टिव कर देगा ताकि और TRH नहीं बने। नहीं तो हीट पे हीट जनरेट होने लगेगा तो क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा। क्लियर। तो हमारे T3 का ये फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और एटीपी जनरेट करवाता है, हीट जनरेट करवाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द कैल्सिटोनिन। सो calcitonin is secreted from the parafollicular cell when blood calcium level is increased. Okay, so it has two functions. Okay, first it inhibits the osteoclast cell. Why? क्योंकि osteoclast cell बोन को फैगोसाइटोसाइज्ड करके कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है ब्लड में। तो अभी कैल्शियम हमें ब्लड में चाहिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को इनहिबिट कर देता है। सेकेंड थिंग, इट एक्टिवेट द ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम क्या है, बोन फॉर्मेशन। बोन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का स्टोरेज बोन में बढ़ेगा, ठीक है। जिससे कि कैल्शियम का स्टोरेज बढ़ रहा है तो कैल्शियम लिया कहाँ से जा रहा है, ब्लड से लिया जा रहा है। तो ब्लड से कैल्शियम का कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही ब्लड से कैल्शियम कम होगा तो ये क्या नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, कैल्सिटोनिन को, और ये इसके इनहिबिट कर देगा। समझ में आया, सिंपल सा बात है। ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, पैराफॉलिकुलर सेल कैल्शियम रिलीज करेंगे, कैल्शियम जाके ऑस्टियोक्लास्ट को रोकेगा कि और बोन डैमेज नहीं
करना है और ऑस्टियोब्लास्ट को बोलेगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से बोन ले आओ और यहाँ पे स्टोर करो। समझ में आया? जिससे कि ब्लड का कैल्शियम कम हो जाएगा और कैल्शियम जैसे ही कम हुआ कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। क्लियर? कैल्सिटोनिन क्या है? एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है और ये 32 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला बात तो कोई पूछता ही नहीं है, ये वाला बात तो कोई पूछता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। CSIR में एक बार पूछा गया है कि कैल्सिटोनिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले, तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हार्मोन है वो कितने अमाइनो एसिड से बने ये भी याद रखना ज़रूरी है। ओके, इसका रेगुलेशन हमने पढ़ा है कि इसका रेगुलेशन ब्लड में कैल्शियम लेवल की वजह से होता है, तो इसका रेगुलेशन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है। ये मे बी स्टेटमेंट में पूछ दिया जाए या फिर आपके वाइवा में पूछ लिया जाए। सो दैट्स इट फॉर कैल्सिटोनिन। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो भी डिसऑर्डर्स, नहीं क्या कहेंगे हम लोग, माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, सो एबनॉर्मेलिटी जो है वो दो तरह का है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड एक्स्ट्रा बिना मतलब का, बिना किसी सिग्नल के T3 का सिंथेसिस कर रहा है तो वो हाइपर एक्टिव है, इसलिए इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब सिग्नल मिल रहा है फिर भी वो रिलीज़ नहीं कर रहा है हार्मोन, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म जनरली ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जो कि एंटीबॉडीज़ जिसमें प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं थायरो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो कि फॉल्स सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को, और ये प्रोड्यूस्ड होता है अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर। मतलब TSH रिलीज़ नहीं हो रहा है फिर भी TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? थायरो इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ओके, समझ में आया? मतलब TSH रिलीज़ नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है? TSH रिलीज़ नहीं हुआ है तो TSH रिसेप्टर को तो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वाला जो थायरो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये TSH रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है, जिससे कि फिर क्या होता है? T3 का सिंथेसिस होता है। सो TSH रिसेप्टर स्टिम्युलेट थायराइड ग्लैंड एंड T3 T4 इंक्रीज्ड। सो थायराइड का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन होता है T3 T4 का, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर। ओके, अब क्योंकि T3 T4 ज़्यादा है तो ऑब्वियस है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे, तो T3 T4 ज़्यादा है तो वो इनहिबिट करता है TSH के रिलीज को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड इट ऑल्सो इनहिबिट TRH रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, येट इट्स सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके वजह से सिंथेसिस हो रहा है। समझ में आया? अभी T3 T4 बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हीट रिलीज होता है बहुत तेज़ी से, एंड पर्सन विल बी अफेक्टेड बाय द हीट इंटॉलरेंस। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। ओके, देन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो आयोडीन के डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? T3 T4 का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन बन तो रहा है, TSH रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, TRH भी बन रहा है, लेकिन आयोडीन नहीं है तो T3 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। समझ में आया? T3 नहीं बन रहा तो भी फिर TSH रिलीज हो रहा है कि अरे T3 तो बनाओ, लेकिन T3 बने तो बने कैसे? क्योंकि आयोडीन नहीं है। सो इट एक्ट्स ऑन थायराइड एंड पिट्यूटरी, जिसके वजह से साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। साइज बढ़ता है तो क्या होगा? गोइटर होगा। साइज कैसे बढ़ गया? देखो, TSH बार बार रिलीज हो रहा है, बार बार रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से गोइटर हो जाता है। ओके, सो यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म इज अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, और हाइपरथायरॉयडिज्म इज अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज विच इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर। हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या है सिम्टम? वेट गेन होता है कांस्टेंट, BMR जो है वो कम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पीपल आर फैट
और उनका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम होता है। आप लोग देखे होंगे स्लगिश टाइप के होते हैं लोग, और उनमें कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटर्स पहनेंगे। सो 2 तरह की एबनॉर्मलिटीज़ है T3 और T4 हार्मोन से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस टॉपिक इतना ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो तो, और अदरवाइज़ आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज आप PYQ सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।